बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी हम मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स यूनिट 2 तक, काउंटडाउन 4 यूनिट 2 तक पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मैं इनको। तो वो यूनिट 2 तक मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किए उसमें तरीकाकार कुछ यूँ था कि मैं वो वाइट बोर्ड के ऊपर कर रहा था और मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और एक आधी एग्जांपल और कुछ एक्सरसाइज भी इसी तरह एक आधा क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को समझा देता था। लेकिन कुछ दोस्तों ने ये कहा कि इस लेवल के ऊपर ज़्यादा बेहतर ये है कि बुक के ऊपर से बुक को फॉलो करके उसको साथ साथ से अंडरस्टैंड करवाए रहे तो वो स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। यानी कि हम बुक को पूरी तरह से फॉलो करें और तमाम सवालात को भी हम जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं सबको हम हल करें और उसको अच्छे तरीके से समझाएं तो ये ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियल रहेगा। तो अब यूनिट 3 से ऑनवर्ड जो भी मैंने अब सोचा कि जो हम क्वेश्चंस जो किए जाएंगे, जो एक्सरसाइजेज मैं करूंगा, उसमें यही कि हर कॉन्सेप्ट को हम थॉरली समझेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना तो ज़रूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। और उसके अलावा जो है मैं बुक को फॉलो करते हुए उसकी तमाम एग्जाम्पल्स और बुक की एक्सरसाइज को 1 बाय 1 तमाम उसके क्वेश्चन सॉल्व करके वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे और तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज के साथ आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको फॉलो कर सकें। नो डाउट इस तरह से अगर हम करके चलेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेक्चर्स कुछ थोड़े से फिर लेंथी भी होंगे क्योंकि हम एक क्वेश्चन को इसमें कर रहे होंगे, तमाम एक्सरसाइजेस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप फिर किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी उस वीडियो को, उस पूरे लेक्चर को आप देखेंगे तो वो ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा होगा और आपको ज़्यादा उसमें से तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो आपको उसमें से वो सॉल्व्ड क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा उस वीडियो में से। तो इस तरह से हम इसको अब ऑनवर्ड जो है वो फॉलो करेंगे। आप बुक को सामने रख के क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो है वो आप लेक्चर को फॉलो करें और उसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। और अगर आप लेक्चर को फॉलो करेंगे और फिर खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट यकीन करें इतने पक्के हो जाएंगे कि आपको फिर इसमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मकसद भी यही है कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाए वो अच्छे तरीके से आपको ज़हन नशीन हो जाए और आपको उसकी समझ आ जाए और आप आगे भी उसको फॉलो करते हुए मजीद जो उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स आए उसको भी आप समझ सकें और कर सकें। तो आपने लेक्चर्स को फॉलो करना है और इसके साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इवन के कहीं पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको कॉन्सेप्ट की सही तरह से समझ ना आ रही हो, आप उसको बार बार उसको दोबारा रिवर्स करके उसको दोबारा से देखें, दोबारा से सुने, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें अपने माइंड में पहले। और एक दफ़ा आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज पे आए, फिर एक्सरसाइजेज का भी एक एक क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे और इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो यूनिट 3 है, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेन वो फ्रैक्शंस से रिलेटेड ये यूनिट है हमारा। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम देखेंगे इसमें कि हम फ्रैक्शंस की टाइप्स को देखेंगे, उनके कंपेयरिंग के बारे में जानेंगे, ऑर्डरिंग के बारे में जानेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको कैसे लगाया जाता है। ये आप वैसे पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं तो उससे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आप कह सकते, थोड़ा सा उससे जो है वो आगे का कॉन्सेप्ट जो है ये आएगा, है सब ईजी, आप फिक्र ना करें। तो उसके बाद जो है आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे। उसके अलावा आप सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे और इसके अलावा इसके ऑपरेशन सीखेंगे। डैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये भी आप पिछले क्लास में भी आप कर चुके हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा फिर वही की तरह बेहतर जो है वो आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें। तो उसके अलावा फिर इसमें जो है वो कुछ लॉज भी हैं, जो ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ लॉज हैं वो भी हम देखेंगे। तो फिर इससे ये लेक्चर हमारा जब कंप्लीट होगा तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने किस्म की भी कॉन्सेप्ट्स हैं और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो अब हम जैसे कि हमने अभी बात की है, हम इसको बिल्कुल डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट्स को और फिर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को हम इसको डिटेल से हल करते हैं और देखते हैं और समझते हैं इसको। तो आइए अब मैं आपको इसको बुक के ऊपर से 1 बाय 1 ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझाता हूँ। अब मैं फिर वही कहता हूँ कि इस तरह से लेक्चर्स
थोड़े से लेंथी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल होंगे। बड़ा थारो कॉन्सेप्ट और बिल्कुल कंप्लीट 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी। तो आए अब चलते हैं बुक पे, और बुक से मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो तो ले जी, यहाँ पे अब हम इसको फ्रैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ लेक्चर्स जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपको दे रहा था, तो उसके ऊपर कुछ दोस्तों का था कि इस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर बुक के ऊपर ही फॉलो करवाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा उसको समझते हैं। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा जो है वो ये बुक को फॉलो करके इसके ऊपर ही सोचा कि मैं आपको साथ साथ जो है वो समझाऊँ। अच्छा, ये बता रहा है कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं नीचे ये जो दिया गया है कि आप क्या पढ़ के आ चुके हैं। तो ये देखें, ऑलरेडी पिछली बुक के अंदर, यानी कि जो आपने लेवल 3 की बुक पढ़ी है उसके अंदर आप ऑलरेडी जो है वो फ्रैक्शंस के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आपने व्हाट इज़ हाफ, व्हाट इज़ क्वार्टर, किसी भी शेप का हाफ और क्वार्टर क्या होता है, ये आप पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यूनिट फ्रैक्शंस आप पढ़ चुके हैं कि 1/3, 1/5, 1/9, ये जिनके ऊपर 1 होता है, ये यूनिट फ्रैक्शंस जो हैं ये आप पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आप पढ़ चुके हैं। और कंपेयर करना, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना और उनको ऑर्डर में लगाना, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और इनको ऐड करना और लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये आप जान चुके हैं। और इनको डिवाइड करना आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पिछली क्लासेस में, पिछली 3rd तक की क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ पे अब आप इससे आगे चलेंगे, लेकिन उनकी कुछ कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी होगी। तो अब ये ऊपर जो है यहाँ पे हमें ये बताता है कि हम इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर में अब हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप गौर करें तो आपको क्या बता रहा है कि आप इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ेंगे। आप लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे कि उनकी पहचान कैसे होगी। आप अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना यहाँ पे सीखेंगे कि अगर आपके सामने 2 अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो आप उनको कौन सा उसमें स्मॉलर है, कौन सा बिगर है, आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे वो आप यहाँ सीखेंगे। और आप उनको जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना यहाँ पे सीखेंगे, और यानी कि विद द सेम डिनोमिनेटर। और उसके बाद आप फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे, यानी कि जब आप उनको कंपेयर कर लेंगे तो फिर आप उनको अरेंज भी कर लेंगे। उसके बाद आप फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना टू लोएस्ट फॉर्म, यानी आप एक बड़े फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। आप यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे। और आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना भी यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद आप उनको फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। और आप ये जो अनलाइक डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस हैं उनकी भी ये आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो कम्युनिकेट, उसके अलावा आप यहाँ पे कम्युनिकेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ देखेंगे कि वे क्या है, और आप उससे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स वो आप देखेंगे और आप उसको वेरीफाई करना सीखेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और उसके अलावा आप 2 और मोर उसके अलावा आप फ्रैक्शंस को होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और आप 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। आप डिवीजन सीखेंगे, फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड किया जाता है और होल नंबर के साथ कैसे डिवाइड किया जाता है, और फ्रैक्शंस को आपस में कैसे डिवीजन की जाती है। और इसके अलावा आप आप सीखेंगे कि
रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कुछ आपके सामने आएंगी और आप देखेंगे फ्रैक्शंस को इन्वॉल्व करते हुए आप उनको कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है आपको ये यूनिट 3 में फ्रैक्शंस के अंदर आपको सीखने में यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले आपके सामने जो यहाँ पे आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि इसका टॉपिक ही क्या है। आप ये यहाँ पे आ जाएं जी, टॉपिक ही क्या है जी, रिमेम्बरिंग फ्रैक्शंस। ये क्यों रिमेम्बरिंग फ्रैक्शंस का यहाँ पे क्यों कहा गया? ये मेरे पास एक बुक है कदरे, ये बच्चों ने ख़राब की हुई है, लेकिन इससे कंसेप्ट समझने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये 3rd क्लास की, ये लेवल 3 की जो है वो बुक आपके सामने मैंने रखी है। यहाँ पे भी ये देखें ये क्या है जी, कि ये फ्रैक्शंस का उसमें चैप्टर है और इसमें भी ये क्या आ रहा है, सर्कल दी करेक्ट फ्रैक्शंस। ये बाकायदा ये आपको उसी तरह से कि आप फ्रैक्शंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और किस तरह से आप उसको देखेंगे शेप्स के अंदर, उसको हाईलाइट करेंगे। ये 3rd क्लास का ये आपका पूरा जो है वो ये मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, यूनिट जो फ्रैक्शंस का यूनिट है इसमें उसका। तो देखें, इसलिए उसने इसको लिखा है कि ये रिमेम्बरिंग फ्रैक्शंस, कि आप उसी चीज़ को थोड़ा रिमेंबर कर लें कि आपने किस तरह से किया था। तो यहाँ पे देखें ये कह रहा है कलर दी करेक्ट फ्रैक्शंस ऑफ ईच शेप। तो यहाँ पे ये शेप्स दी हुई हैं और उसके साथ लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ है, और आपने इसको कलर करना है। ये बताना है आपने कि कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे कि 2/6 इस शेप का 2/6 क्या होगा। तो देखें यहाँ पे ये शेप है जो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल इसके कितने फ्रैक्शंस हैं? 6। तो ये 6 जो है इसका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कि टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमने उसमें से 2 फ्रैक्शंस चुनने हैं। अगर हम 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये पोर्शन कितना बनेगा? 2/6, यानी 2 आउट ऑफ 6। 6 में से 2 हम चुन रहे हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 2, कोई से भी 2, क्योंकि सारे इक्वलेंट है ना, तो कोई से भी 2 हम यहाँ पे कलर कर देंगे। तो अब ये जो कलर्ड पोर्शन है, ये कलर्ड पोर्शन ये कहलाएगा 2/6। मीन्स आउट ऑफ 6 2 आउट ऑफ 6। ये 2 हमने इसमें से हाईलाइट किए, कलर किए, और ये पोर्शन कितना कहलाएगा? 2/6। ओके, अंडरस्टैंड। अब ये बी वाले पे आ जाएं। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 टोटल कितने हैं जी? 4 पोर्शंस हैं। तो ये 4 आ गया डिनोमिनेटर्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर शो करता है टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, एंड हमने कितना चुनना है जी? 3/4। मीन्स इसमें से हमने 3 फ्रैक्शंस जो हैं, 3 पोर्शंस जो हैं उसको हाईलाइट करना। तो वो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा टोटल? वो 3/4 बन जाएगा। कैसे? ये देखें 1 2 एंड 3। अगर हम ये 3 जो है कलर कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं आउट ऑफ 4, तो ये हमारा फ्रैक्शन जो है ये इतना हमारा कलर्ड हाईलाइटेड फ्रैक्शन ये कहलाएगा 3/4। मीन्स 3 आउट ऑफ 4, 1 2 3 4 एंड 3 आउट ऑफ 4 हमने यहाँ पे कलर कर दिए। तो ये पोर्शन कितना हुआ? 3/4। अब इस पे आ जाएं आप। यहाँ पे देखें क्या जी, हमने हाईलाइट कितना करना है? 3/8। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल यहाँ पे 8 पोर्शंस हैं। तो हमने इसका पूरे का 3/8 हाईलाइट करना है। तो इसका मतलब है 8 में से हमने 3 हाईलाइट करने हैं। तो यहाँ पे देखें हम यही कर लेते हैं, ये वाले 3 कर लेते हैं। कोई से भी आप 3 हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हम अगर ये वाला पोर्शन इसका, ये 3 इसके पार्ट्स ये हम हाईलाइट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो ये इतना पोर्शन जो है अब ये वाला ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 3/8। मीन्स 3 आउट ऑफ 8, 1 2 3 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 3/8। तो ये बन गया हमारा ये वाला पोर्शन। ओके, ये फ्रैक्शन कहलाएगा 3/8। अब यहाँ पे देख लें, अब ये 10 इक्वल पोर्शंस हैं, 10 इक्वल डिविजन्स हैं ये, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे कितना सिलेक्ट करना है 8/10 मीन्स इन 10 में से हम 8 को हाईलाइट करेंगे तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 8/10। ओके, तो देखें जी 2 छोड़ देते हैं इसमें से, बाकी 8 जो है वो हम इसमें से कलर कर देते हैं। तो अगर हम ये 8 कलर कर देंगे, ये हमने 8 जो है इसमें से कलर कर दिए। ओके, ये हमने ये वक्त की थोड़ी बचत के लिए मैं थोड़ा इसी तरह से हाईलाइट करूंगा, मकसद आपको समझाना है। तो ये हमने 8 जो है इसमें से इसके ये 8 हिस्से 8 पोर्शंस इसके जो है वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं। तो अब ये हाईलाइटेड एरिया कितना फ्रैक्शन है, ये है जी 8/10, 8 आउट ऑफ 10, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउट ऑफ 10 हमने कितने सेलेक्ट किए 8। तो ये जो कलर्ड पोर्शन है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये कितना फ्रैक्शन है जी, ये है 8/10। ओके, अब नेक्स्ट देख लें जी। कोशिश करूंगा कि सारा 1 by 1 आपको करवाऊं ताकि आपको किसी किस्म की कोई इसमें प्रॉब्लम ना रहे। अब ये क्या है जी 13/24, इट मीन्स ये टोटल जो इसके पार्ट्स हैं, जो इसके हिस्से किए गए हैं इस पूरी शेप के, वो कितने हैं 24। ओके, हमने उस 24 में से कितने चुनने हैं 13 हमने सेलेक्ट करने हैं। अगर हम इसमें से 13 को सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा पोर्शन पूरा 13/24। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 है इधर, ये 8 ये वाले आप हाईलाइट कर लें। ओके, और हमने टोटल कितने करने हैं 13, कितने बचे जी मजीद 5 8 9 10 11 12 एंड 13। ये हमने 13 इसके जो पार्ट्स हैं उसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब ये कलर्ड पोर्शन या ये सिलेक्टेड पोर्शन जो है ये कितना फ्रैक्शन कहलाएगा टोटल का, यह 13/24, यानी हमने 24 में से 13 को हमने सेलेक्ट किया। तो ये फ्रैक्शन कितना है जी, ये है 13/24। ओके, क्लियर। अब ये वाला भी पोर्शन कर लेते हैं जी। ये हमने यहां से हमने कितना फ्रैक्शन सेलेक्ट करना है 7/10, तो ये टोटल कितने हैं 10, इसमें से हमने 7 सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो ले जी 7 इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना इस चीज को। अब क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो अब मैं इसको जल्दी से इसको कर रहा हूं 1 2 3 4 5 ओके एंड 6 7। ये 7 मैंने इसके पार्ट्स जो हैं इक्वल पार्ट्स इक्वल पोर्शंस 7 जो हैं वो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। तो अब ये सारा पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 7/10, यानी इतना हिस्सा जो जितना हमने ये कलर कर लिया है इतना हिस्सा क्या कहलाएगा 7/10, यानी ये पूरे 10 में से हमने 7 पोर्शन 7 पार्ट्स जो है वो सेलेक्ट किए हैं, हाईलाइट किए हैं। तो ये है 7/10। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे नीचे वो ये कह रहा है कि हाईलाइट किए हुए हैं, आपने अब बताना है कि ये फ्रैक्शन, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है कि ये कितना फ्रैक्शन बनता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें एक आपको उसने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि ये जो आपके सामने शेप है उसमें से टोटल कितने हैं 1 2 3 4 और उसमें से हाईलाइटेड कितने हैं 3। तो ये क्या लिखेंगे हम 1 2 3/1 2 3 4, तो ये लिखेंगे हम 3/4। ओके, यानी इस शेप के 4 पार्ट्स किए, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया और उसमें से हमने 3 सेलेक्ट किए, तो इसको लिखेंगे कैसे 3/4। ओके, नीचे आएगा टोटल और ऊपर आएगा सिलेक्टेड कि हमने कितने सेलेक्ट किए, तो 3/4 लिखा गया। ये एग्जांपल उसने आपको बताई। इसी तरह हमने इन सबको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जनाब, देखें कि ये पहला जो आपका इसमें ए है, जो इसमें आपका क्वेश्चन, उसमें वो क्या कह रहा है कि इस सर्कल शेप को 1 2 3 4 5 6 पोर्शंस में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 6। क्लियर। टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। ओके,
अब हमने देखना है सिलेक्ट कितने किए हैं, 1 2, हाईलाइटेड कितने हैं 1 2, कलर्ड पोर्शन कितना है 1 2, तो ये 2 आ गया ऊपर। तो ये फ्रैक्शन कितना बना हमारा, द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट, ये कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हमारा बना 2/6। क्लियर, वेरी इजी। ये बी को देख लें। अब पहले देखें टोटल कितने हैं जी इसके पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हैं पार्ट्स जी 8। तो ये क्या होगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और कितने इसमें से कलर्ड हैं, कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 5 आ गया ऊपर नोमिनेटर के तौर पे। ठीक है, तो ये आपका बन गया 5/8। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे अब आप देख लें आके, ये कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया जी आपका इधर। और कितने इसमें कलर्ड हैं 1 2 3 4, तो 4 आपके कलर्ड हैं, तो ये आ गया आपका 4/8। यहाँ पे देख लें जी, यहाँ पे क्या है जी 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हैं जी 5, और कितने कलर्ड हैं 1 2, तो ये आ गया 2, तो ये आपका बन गया 2/5। ये आपका आ गया 2/5, ये 4/8 आया था आपका पोर्शन, क्योंकि आपके 4 जो है वो कलर्ड हैं 1 2 3 4, और टोटल कितने हैं 8, तो ये 4/8 था। और यहाँ पे टोटल कितने हैं 5, और आपके कलर्ड वन कितने हैं जी आपके 2, तो ये आ गया आपका 2/5। क्लियर जी, वेरी इजी to do this all, but it was revision that in previous class you already have done all this, and this was the revision to remind you what the fractions are. Okay, how do you select the portion from the shape that show the fraction, and how you write the fraction that show the highlighted portion in the overall shape. So you have done both of this. ओके, दिस वाज रिवीजन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये है जी, ये आ गया जी, यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है जी। ओके, यहाँ पे वो कह रहा है जी, थर्ड क्वेश्चन आपका है राइट फ्रैक्शंस टू मैच द वर्ड्स। अब ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और आपने उसको नीचे आपने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है। ये उसने एग्जांपल दी है कि जी डिनोमिनेटर क्या है 6 और नोमिनेटर क्या है 4। तो आपको पता है डिनोमिनेटर आप कहाँ लिखते हैं, आप नीचे लिखते हैं, और नोमिनेटर आप कहाँ लिखते हैं, वो आप लाइन से ऊपर लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे उसने लिखा जी ये नोमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, तो यह बन गया 4/6। क्लियर। तो इस तरह आपने इनको भी लिखना है। तो यहां पे अगर आप देखें, ये आप प्रीवियस क्लास में अगर आप देखें, ये मैं फिर वो मैथ आपके सामने रखूंगा, तो ये देखें यहां पे आपको उसने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको यहाँ भी पिछली क्लास में भी बताया गया हुआ है। क्लियर। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें ऊपर, द लोअर नंबर 3 indicates the number of equal parts a shape has been divided into। यानी टोटल जितने नंबरों में जितने पार्ट्स में एक शेप को डिवाइड किया गया है वो है ये 3 जो नीचे वाला डिनोमिनेटर, और वो कहते हैं इट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो ये जो है 3 जो कि शो करता है टोटल जो इक्वल पार्ट्स हैं जिनमें उस शेप को डिवाइड किया गया है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। और फिर उसने बताया टॉप पे जो ये 2 है, तो ये यहाँ पे लिखा है द टॉप नंबर 2 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दोज इक्वल पार्ट्स यूज टू रेफर टू, इट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ओके, यानी ये जो 2 है वो ये शो करता है कि वो पोर्शन शो करता है, वो इक्वल पार्ट शो करता है जो आप रेफर कर रहे हैं, ये जिनको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये कहलाता है नोमिनेटर। ओके, तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में समझा दिया गया था। ये नीचे बाकायदा देखें कि
डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर वी यूज व्हेन वर्किंग विद फ्रैक्शंस। तो इनको आपने याद रखना है। तो नोमिनेटर कहाँ आता है? लाइन से ऊपर, और डिनोमिनेटर कहाँ आता है? लाइन से नीचे। ठीक है, ये उसने मजीद आपको समझाया। 3/4 में 3 जो है वो नोमिनेटर है और 4 जो है वो डिनोमिनेटर है। ओके, ये 4 अब वो कहता है ये बाकी लिखे हैं, ये प्रीवियस क्लास में आपको करवाया जा चुका हुआ है। ये देखें ना, यहाँ पे आप क्या है, ये आपने प्रैक्टिस की थी कि 5/6 में डिनोमिनेटर कौन सा है? 6, और नोमिनेटर कौन सा है? 5। इसी तरह ये देखें यहाँ पे 4/8 में डिनोमिनेटर कौन सा है? 8, और नोमिनेटर कौन सा है? 4। इसी तरह ये 6/7 में डिनोमिनेटर कौन सा है? 7, और नोमिनेटर कौन सा है? 6। तो ये ऑलरेडी आप पिछली क्लास में आप ये कॉन्सेप्ट नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का समझ चुके हुए हैं। अब यहाँ पे वो फिर दोबारा से ये आ रहा है आपके सामने, और ये भी आपकी एक तरह की रिवीजन ही है। ओके, तो यहाँ पे देखें नोमिनेटर क्या है? 5, और डिनोमिनेटर क्या है? 7। तो आप देखें लाइन से ऊपर क्या लिखेंगे? नोमिनेटर। तो यहाँ क्या आएगा? 5। क्लियर? और लाइन से नीचे क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा 7। क्लियर? इसी तरह आप यहाँ पे देख लें कि ये 10 डिनोमिनेटर है, कहाँ आएगा? नीचे। और ये आपका 3 जो है नोमिनेटर है, कहाँ पे आएगा? ऊपर। क्लियर? तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह यहाँ पे देखें आप, ये डिनोमिनेटर है 8, और ये आपका नोमिनेटर है 5। क्लियर? तो इस तरह से आप नोमिनेटर को लाइन से ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को आप नीचे लिखते हैं, और ये आपका फ्रैक्शन बन जाता है 5/7, 3/10 एंड 5/8। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें वो आपको अब पूछ रहा है, बता रहा है कि कंपेयर करने की बात हो रही है। जैसे देखें कि अब आपने बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या कौन से में फ्रैक्शंस इक्वल है। ये एग्जांपल उसने आपको यहाँ पे बताई है। ये जैसे कि देखें 2/5 इज लेस देन 3/5, 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6। अब इसको कैसे करते हैं ये आगे हम सीखेंगे भी। यहाँ पे क्योंकि ये रिवाइज करवा रहा है, ये कंसेप्ट ऑलरेडी आप क्योंकि पहली क्लासेस के अंदर थोड़ा सा इसको देख चुके हैं, तो वो आप थोड़ी सी यहाँ पे आपको रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। क्लियर? ये देखें, ये प्रीवियस 3rd का क्लास में आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर चुके हैं। ओके, लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला और इक्वल वाला। तो इसलिए यहाँ पे वो आपको ये कह रहा है कि आप रिवाइज आपका हो जाए, आपको पता चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इजीली जो है वो नोमिनेटर को कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि ये वाला जो जिसमें 7 में से 6 अगर सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो ये वाला आपका ग्रेटर है पोर्शन, जो है ये वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? आप पहले इसको जो है वो सेम लाएंगे, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर को आप सेम लेके आएंगे, फिर आप इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा आपका फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर है या कौन सा आपका फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है इसमें से। इसका देखें एक इजी मेथड ये होता है कि आप इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस तरफ कर दें, तो ये इक्वल हो जाएंगे जो आपके डिनोमिनेटर हैं। कैसे? ये देखें कि 6 5 30 और 6 8 48, और इस तरफ आपका हो जाएगा 8 3 24 एंड 8 6 48। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका पोर्शन है ये बिगर है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका 5/8 जो है वो ग्रेटर है देन 3/6। क्लियर? वैसे भी अगर आप देखें, अगर आप एक और तरीके से देखना चाहें, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो आप देखें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 बन रहा है ना, ये 1/2 बन रहा है, तो ये हाफ है, जबकि ये हाफ से ज़्यादा है। तो आपको यहाँ से भी ये शॉर्ट वर्ड में भी पता चल सकता है कि ये ग्रेटर है। लेकिन इस तरह से आप इसको इक्वल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रेटर है, तो इसका इक्वलेंट जो है वो ये है, तो ये जो है यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है। ओके, अच्छा, ये अब आगे अभी हम इसको सीखेंगे, ये आगे
आएगा मजीद। ये अभी आपकी सिर्फ रिवीजन है, ये देखा जा सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये देखना चाह रहा है कि आपको प्रीवियस कंसेप्ट कहाँ तक याद है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आपका नोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर भी आपका सेम है, तो ये क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब यहाँ पे देखें आपका नोमिनेटर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये भी अब हम आगे सीखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और नोमिनेटर सेम होता है, तो या नोमिनेटर छोटा हो, तो आप यहाँ से भी ये कंसेप्ट ले सकते हैं कि आप देखें ना, यहाँ पे 8 पोर्शंस में से 6 सेलेक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे 7 पोर्शंस में से 6 सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला बड़ा होगा, ये वाला, क्योंकि जब आप एक ही शेप के 8 पोर्शन करेंगे और उसमें से 6 लेंगे तो वो कम होगा। जब आप उसके 7 पोर्शन करके 6 लेंगे तो वो बड़ा होगा। क्लियर। देखें ना, ये एक सर्कल है, अगर आप इसके 8 पोर्शन कर देंगे, ये देखें ये 4 एंड देन ये 8 हो गए, 8 पोर्शन करेंगे और ये आप इसमें से 8 में से आप 6 चुनेंगे तो ये आपको कम पोर्शन आएगा। अब अगर आप इसी सर्कल के अंदर अगर आप इसके 8 की बजाय आप 7 पोर्शन करें, से कि अब थोड़ा मैं उसको कर देता हूँ अंदाजे से, ये आपने अगर 7 पोर्शन की है, अब अगर आप इसमें से 6 सेलेक्ट करेंगे, ये 6 आपने सेलेक्ट किए तो ज़्यादा पोर्शन सेलेक्ट होगा, इसका मतलब है ये बड़ा होगा। ये आगे हम इस कंसेप्ट को भी और अच्छे तरीके से जो है वो इसको हम समझेंगे इसको इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से, कि जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है और नोमिनेटर आपका सेम हो तो वो छोटे डिनोमिनेटर वाला जो आपका फ्रैक्शन होता है वो बिगर होता है। ठीक है जी। तो ये भी कंसेप्ट यहाँ से। अब नेक्स्ट आपका क्या है जी, इसमें देखें जी, हम नेक्स्ट इसमें समझते हैं। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे वो कहता है राइट इन दी असेंडिंग ऑर्डर। सेम कंपैरिजन वाला मामला है, आप कंपेयर करेंगे तो फिर उसको असेंडिंग में लिखेंगे ना। ये जैसे एग्जांपल उसने, ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये देखें, इसको उसने ऑर्डर करके दिखाया है। तो देखें यहाँ पे ये सबका डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा यहाँ पे देखें, इसने ना यहाँ गलती से जो है ना वो 2 लिख दिया हुआ है, ये 5 ही है, ये भी 5 है। ओके, अब आप इसको कंसिडर करें तो देखें डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो अब आपने सिर्फ नोमिनेटर को देखना है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप जितना ज़्यादा पोर्शन सेलेक्ट करेंगे उतना वो बड़ा होगा, जितना कम पोर्शन सेलेक्ट करेंगे उतना वो छोटा होगा फ्रैक्शन। तो आप सिंपल इसको कर सकते हैं 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। क्लियर। अब इसी तरह से आप इन फ्रैक्शंस को देखते हुए आप इनको ऑर्डर में लगा सकते हैं, क्योंकि इनके देखें डिनोमिनेटर जो है सबके सेम है। तो आप नोमिनेटर को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो आपके फ्रैक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, फर्स्ट पे क्या आएगा 2 वाला, फिर 3, फिर 4, फिर 6, तो 2/7, 3/7, 4/7, देन 6/7। तो ये आपका ऑर्डर बनेगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 नंबर पे आएगा। क्लियर। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा और ये नंबर 4 पे आएगा। क्लियर। इसी तरह अभी आप सी को देख लें, सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 3 वाला, 1 पे ये आ जाएगा, उससे बड़ा ये 4 वाला, 2 पे ये आ जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा और 4 पे ये आ जाएगा। सिंपल। इसी तरह ये भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 2 1 पे ये आ जाएगा, नंबर 2 पे ये आ जाएगा, नंबर 3 पे ये आ जाएगा और नंबर 4 पे ये आ जाएगा। सिंपल। क्लियर। तो आप इस ऑर्डर में इनको लिख लेंगे और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। और इसी तरह ये नीचे वाला जो आपका है, इसमें अब आपको ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो अब आपने इसका उल्ट कर लेना है। देखें सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखें तो ये 5 सबसे बड़ा है, तो ये नंबर 1 पे ये आ जाएगा, नंबर 2 पे ये 4 आ जाएगा, नंबर 3 पे 3 आ जाएगा और नंबर 4 पे ये आ जाएगा। क्लियर। क्लियर। जैसे ये देखें ना एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखें सेकंड वाले में देखें
तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले ये 8 सबसे बड़ा है यहाँ पे, नंबर 1 पे ये आ जाएगा, नंबर 2 पे 4/7, नंबर 2 पे जो है वो आपका 4/7 आ गया, नंबर 3 पे 3/7 आ गया, नंबर 4 पे आपका 1/7 आ गया। इसी तरह यहाँ आ जाए, ये सबसे बड़ा है 7/9, फिर 5/9 नंबर 2 पे आ गया, फिर 3/9 और फिर 1/9। इसी तरह यहाँ पे आप आएंगे तो ये 9/10, ये नंबर 1 पे आ गया सबसे बड़ा है, फिर 8/10 आ जाएगा, फिर 4/10 आ जाएगा और फिर आपका 2/10 आ जाएगा। इसको आप इस ऑर्डर में लिखेंगे, इस ऑर्डर में आप लिखेंगे तो ये सारे आपके ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। क्लियर? ये सारे आपके ये इस तरह से आप लिख लेंगे, यानी पहले सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो ये फ्रैक्शंस आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे रहेंगे। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? इंतहाई ये आसान कंसेप्ट आप पहले इनको कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए हम आ चुके हैं ये पेज नंबर 50 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपका, ये वही एक्सरसाइज आपकी चल रही है जिसमें आप रिवाइज ही कर रहे हैं तकरीबन। अब यहाँ पे देखो कह रहा है राइट वर्ड्स, ये मैं ज़्यादा आपको और क्लियर कर लूँ ज़रा करीब करके, यस ये ज़रा क्योंकि आपको क्लियर नजर आए ये, ठीक है जी। अब यहाँ देखो कह रहा है जी राइट वर्ड्स इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में आप वर्ड्स लिखें जो खाली जगह है। अब यहाँ क्या है, यहाँ वो कह रहा है जी कि फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड। अब ये पीछे आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हों, मैं आपको साथ साथ ये दिखाता चला जाऊँ ताकि आपको पता हो कि आप ये देखें जी, ये प्रीवियस 3rd क्लास में ये आप देखें, ये आप पढ़ चुके हैं वहाँ पे, ये लाइक फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे ये दूसरा कंसेप्ट भी ये देखें इसी बुक के अंदर, जैसे में बच्चों ने काफ़ी इसको बर्बाद किया हुआ है इसके ऊपर, ये क्योंकि ये प्रीवियस क्लास का था तो ये छोटे बच्चे इसको जो है ना वो इस्तेमाल करके इसमें बस लाइनें डालते रहे। ये देखें अनलाइक फ्रैक्शन का भी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट 3rd क्लास के अंदर बताया गया था कि फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये यहाँ पे वही रिवीजन हो रही है, तब वो आपको बता रहा है। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, तो हमने क्या देखा वहाँ पे क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या होगा जी, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब यहां पे क्या कह रहा है, इन लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस कौन से होंगे, जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। दी नोमिनेटर दी ग्रेटर दी फ्रैक्शनल नंबर, ग्रेटर दी नोमिनेटर दी ग्रेटर दी फ्रैक्शनल नंबर। क्लियर? ये पीछे जो आपने अभी देखा है, तो यहां पे क्या आएगा, ग्रेटर, greater the numerator the greater the fractional number, because it is like fraction means denominator is the same. Clear? Okay, ये थोड़ा क्लियर कर दूं जरा मैं इसको। नेक्स्ट क्या है जी, in the pair of fractions 2/7 and 3/7, 3/7 is then 2/7, denominator is the same, it means 3/7 is greater than 2/7. so यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, greater than 2/7. अब D में क्या कह रहा है, in the pair of fractions 3/8 and 3/9, this time denominator is not the same. यहाँ 8 और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, नोमिनेटर जो है हमारा नोमिनेटर सेम है। ओके, तो यहाँ पे अब देखें
अब वो कह रहा है 3/8 इज देन 3/9। अब क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है ये ग्रेटर है, ये लेसर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्रेटर देन। क्लियर? 3/8 इज ग्रेटर देन 3/9। ओके, चलें जी, ये हो गया जी। अब उससे नेक्स्ट आ जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊं ताकि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है राइट फ्रैक्शंस इन द बॉक्स, यानी आपने इनको सॉल्व करके तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो यहाँ पे लिखना है, आंसर यहाँ पे लिखना है आपने। ये एक एग्जाम्पल उसने आपके लिए हल की हुई है। यहाँ पे देखें जी कि ये 2/8 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 2 + 5 और यहाँ 8, यानी ये 8 जो है ये सेम है डिनोमिनेटर क्योंकि, तो ये एलसीएम के तौर पे 8 ही आ गया और नोमिनेटर्स को आपने प्लस कर लिया और 7/8 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इसी तरह आपने इनको भी सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो ये देखें ए में क्या कहता है जी, वो 4/10 प्लस 3/10, तो डिनोमिनेटर सेम है, ये इसका 10 ही आ गया। क्लियर? एलसीएम सेम आएगा, तो इन दोनों को जमा कर दिया क्योंकि प्लस है, तो ये आ गया 7, तो ये आपका आ गया 7/10। इसी तरह ये देखें, ये सब्ट्रैक्शन का तो एलसीएम तो 9 ऐसे ही आ गया आपका और 7 - 3 आपका आ गया 4, तो ये हो गया 4/9। इसी तरह यहाँ देखें, ये 9 ही आ जाएगा, एलसीएम 9 9 9 सेम है, और ये आपका आ गया 6 × 2 8, तो ये आपका आ गया 8/9। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इट वाज। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे ये फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस के साथ होल नंबर को यहाँ पे जो है सॉल्व किया जा रहा है। ये एक एग्जांपल उसने आपके लिए यहाँ पे भी की हुई है कि देखें 1/3 ऑफ 36 पेन्स, तो ये 36 को 3 से आपने डिवाइड किया तो ये 12 पेन्स, क्योंकि इसको देखें आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/3 × 36, और आप इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 36/3। तो ये 36/3 जो है ये असल में क्या है, ये है 36/3। क्लियर? तो अब इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। 1/8 ऑफ 48 टिकट्स, तो ये कैसे होगा, 48/8 इज इक्वल टू 8 × 6 = 48, 6 टिकट्स। क्लियर? अब यहां पे देखें 1/6 ऑफ 2460 डिवाइडेड बाई 6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 6 × 4 = 24, 6 × 1 = 6 एंड 0, 410 किलोमीटर, यूनिट वही रहेगा। क्लियर? 1/10 of 120 डिवाइडेड बाई 10, 12 kg, यूनिट वही रहेगा। क्लियर? 36 डिवाइडेड बाई 9, 4, और ये रुपीज़ हैं तो ये उसी अंदाज में हम लिखते हैं, ये मैं अरेज करता हूँ, ये आ गया जी, उसी अंदाज में हम लिखते हैं ₹4, ये आपका इसका रिप्लाई आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो ये बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स थे जो रिवीजन के कॉन्सेप्ट थे असल में। ये रिमेंबरिंग वाला जो पोर्शन, ये सारा रिमेंबरिंग वाला जो पोर्शन था, तो ये हमने सारा, ये रिमेंबरिंग वाला ये सारा हमने इसको हमने कर लिया। ठीक है जी। तो अब इससे आगे जो है अब वो बाकायदा, जैसे मैंने कहा था कि हम सारी चीज़ों को आगे समझेंगे भी 1 by 1। तो ये आगे अब ये फ्रैक्शंस में स्टार्ट से लेके सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको दोबारा यहाँ समझाया जाएगा और ज़रा एडवांस लेवल पे थोड़ा सा इसको प्रीवियस क्लास से थोड़ा सा बेहतर अंदाज में हम इसको यहाँ पे समझेंगे भी। तो हम मेरा ख्याल है यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट्स को समझने तक यहाँ जहाँ तक है वो हम आज ही इसको देख लेते हैं। ले जी, ये फ्रैक्शंस, अब ये इस क्लास का हमारा 4th का जो है स्टार्ट हो गया। लेट अस रिकॉल व्हाट अ फ्रैक्शन इज। अगेन हमने प्रीवियस क्लास में देखा, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल, इट हैज 2 पार्ट्स।
फॉर एग्जाम्पल नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला लाइन से ऊपर वाला नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ओके, नोमिनेटर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, एंड डिनोमिनेटर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल इज डिवाइडेड इनटू। यानी जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा कि किसी भी चीज को टोटल जितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा वो डिनोमिनेटर है, और उसमें से जितने पार्ट हम लेंगे, जितने हम सिलेक्ट करेंगे, वो होगा नोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे उसने अदर एग्जांपल्स दिए हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस आर 2/3, 2 out of 3, 3/4, 3 out of 4, 3/5, 3 out of 5। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। दीज फ्रैक्शंस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन शेप्स, ये हम पीछे रिवाइज कर चुके हैं। जैसे ये कितना होगा? 2 सिलेक्टेड हैं, टोटल 3 हैं, 2/3, और ये 3/4, और ये 3/5, 1 2 3 4 5 और 3/5। क्लियर? अब लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट था, तो वो भी देख लें। यहां आप समझा रहा है ये लाइक फ्रैक्शंस क्या है? लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, 8, 8 and 8. Denominator is the same and numerator is different, but these are like fractions because the denominator is the same. Okay, 1/8, 6/8, 7/8 are like fractions because they all have the same denominator 8. Clear? Next एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है पिक लाइक फ्रैक्शंस। इसमें से लाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक है। 7, 7, 7 मीन्स 3/7, 5/7 and 10/7. These are the like fractions. Okay, and remaining are not like fractions. क्लियर हो गया ये भी? अब देखें यहाँ पे उसने ये आपको करके भी दिखाया लाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं? 3/7, 5/7 एंड 10/7। क्लियर? तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो कौन से होंगे? वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। आगे ये आपको यहाँ कंसेप्ट समझा रहा है अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जी? अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, तो ये कौन से कहलाएंगे? ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। 1/6, 4/10 and 3/8 are unlike fractions because each has a different denominator. Clear? एग्जाम्पल्स उसने ये दिया। अब यहाँ पे वो कहता है अब आप बताएं इनमें से पिक दी अनलाइक फ्रैक्शंस, बताएं कि अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं। आप देखें ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी ये तीनों जो हैं ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब अनलाइक कौन से हैं? 7/6, 9/13, 15/17। इन सब के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ये नीचे भी उसने ये लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया जी? तो ये लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस उसने आपको दोबारा से समझा दिया कि कौन से होते हैं। जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। ये डिनोमिनेटर जिनका सेम होगा, ये था, ये डिनोमिनेटर जिनका सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, और जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा वो आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? अब आगे कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। क्या कॉन्सेप्ट है जी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होंगे जी? अब ये देखते हैं हम। When we multiply the numerator and the denominator of a fraction by the same number, not zero, we get the equivalent fractions. समझे? यानी एक फ्रैक्शन है, जैसे ये 1/3 है, आप इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही डिजिट से, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो ये फ्रैक्शन बड़ा होता जाएगा, लेकिन ये इक्वलेंट रहेगा। नंबर आपको बड़े नजर आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये इक्वलेंट रहेगा, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। 1/3
ये 2/6 के इक्वल है। आपने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2/6 बन गया, लेकिन ये 1/3 से सेम है। इसी तरह आपने फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4/12 हो गया, लेकिन ये सेम है, इसकी वैल्यू जो है वो सेम है अभी भी। क्लियर कि आप 3 पोर्शन करके आप 3 पार्ट करके उनमें से एक सिलेक्ट करें, या आप 6 पार्ट करके 2 सिलेक्ट करें, या 12 पार्ट करके 4 सिलेक्ट कर लें, तो ये सेम ही पोर्शन आपके पास आएगा, फ्रैक्शन ये सेम ही रहेगा। सो 1/3, 2/6 और 4/12 जो है ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। मैं आपको इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकली समझाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास फर्ज करें कि एक शेप है, ठीक है, ये शेप आपकी सेम शेप, ये आपकी सेम शेप है। क्लियर, ये एक जैसा साइज है इस शेप का ना, ये सेम शेप है आपकी। अब देखें, मैं इसको इस शेप को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं और एक हिस्सा सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, 1/2। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके 2 की बजाय 4 पोर्शंस इसके कर देता हूं। अब इस 4 में से मैं 2 पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, 2/4। अब मैं इसी शेप के 4 की बजाय मैं इसके 8 पोर्शन कर देता हूं। अब ये 8 पोर्शन बन गए ना। अब 8 में से मैं ये 4 सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, 4/8। क्लियर, शेप सेम है, उसकी डिवीजन बढ़ाता जा रहा हूं मैं, और उसके बाद डिवीजन के एतबार से जब मैं ये सिलेक्ट उतना ही पोर्शन कर रहा हूं, ये देखें, ये हाफ, ये 2/4 और ये 4/8। आप देखें तो ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, अगेन अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो ये 4 2s 8, 2 2s 4, ये भी 1/2 ही है, ये भी 1/2 ही है। क्लियर। तो ये आप जैसे उसको इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको फिगर बढ़ती हुई नजर आएगी। फ्रैक्शन आपको नंबर बड़े लग रहे होंगे, लेकिन वो फ्रैक्शंस इक्वलेंट होंगे, उनकी वैल्यू एक ही होगी। क्लियर। अब नीचे वो कंसेप्ट समझा रहा है, व्हेन वी डिवाइड द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर, जो कि 0 ना हो, वी गेट द इक्वलेंट फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, दोनों सूरतों में आपको इक्वलेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे। ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, आप 2 से डिवाइड कर दें यहाँ आ जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दें यहाँ आ जाएंगे। क्लियर। यहाँ से उल्ट कर दिया ना, इसका रिवर्स आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देखें, ये एक नंबर है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये आपको छोटा नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इसके इक्वलेंट ही है। आप इसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर छोटा नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन ये इक्वलेंट ही है, सेम इस तरह से। क्लियर। तो 18/20, 9/10 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस एज 24/42, 8/14 एंड 4/7, ये भी सारे इक्वलेंट हैं। क्लियर। तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि असल में क्या होता है कि इनके नंबर्स आपको बड़े नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये वैल्यू सेम रखते हैं। और निकलते कैसे हैं, इनको हम ड्राइव कैसे कर रहे होते हैं कि आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते चले जाते हैं, तो जो आपके सामने फ्रैक्शंस आ रहे होते हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वलेंट होते हैं। क्लियर। तो ये भी बहुत सादा सा बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें जो है अब वो है कंपेयरिंग का, कि आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे। क्लियर। तो ये कंपेयरिंग का कॉन्सेप्ट और इससे नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइजेस के ऊपर आ जाएंगे। क्लियर।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम कल जो है इससे आगे कॉन्सेप्ट्स को लेके समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।